रिसेंटली ही हमने गोल्ड के प्राइजेस को आसमान छूते हुए देखा है। अगर 10 ग्राम का गोल्ड देखे तो वो 1 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। अभी भी उसके आसपास ही वो ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अभी ये सब देखते हुए गोल्ड क्या अभी ओवर वैल्यूड हो चुका है या फिर अभी भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कुछ ऑप्शन बाकी है, या फिर अगर गोल्ड में नहीं तो हम किसी और कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं क्या? गोल्ड के कंपेयर करें तो सिल्वर में क्या हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अभी है? ये सब जानेंगे आज के वीडियो में, जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर का ऑप्शन सही है या नहीं वो समझने में मदद करेगा। रिसेंटली स्टॉक मार्केट में जो भी वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशंस देखने मिले, या साथ ही में आप बोल सकते हो जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी चीज़ों में देखने मिली, या फिर वॉर जैसी सिचुएशन देखने मिली, ये सभी के वजह से गोल्ड में एक सिक्योर ऑब्जेक्ट बोल के काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट होती हुए नजर आई। अभी इसका इम्पैक्ट ऐसे भी देखा गया कि गोल्ड की जो प्राइजेस है वो कंटिन्यूसली अप एंड अप होते हुए हमें नजर आई। अगर गोल्ड के प्राइजेस के लास्ट 2 साल का हम परफॉर्मेंस देखें तो हमें इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो प्रॉपरली समझ में आएगी, और हम इसको सिल्वर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये ग्राफ पे हम नज़र देते हैं। अगर लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2023 से लेके अप्रैल 2025 में हम अगर गोल्ड और सिल्वर का परफॉर्मेंस देखें तो इसमें चलो पहले गोल्ड पे नज़र देते हैं। यहाँ पे अप्रैल 2023 में जो गोल्ड की प्राइस थी वो 60,000 रुपीज़ थी। वो अगर अप्रैल 2025 में देखें तो 98,375 तक पहुँच गई। यानी अगर हम टोटल इजाफा देखें तो वो ऑलमोस्ट 65% तक का इजाफा हमें देखने मिल रहा है। अगर उसी को हम सिल्वर के साथ कंपेयर करें तो हमें क्या नज़र आता है? जो अप्रैल 2023 में सिल्वर की 1 केजी की कीमत थी जो 73,200 के पास थी, वो अभी अप्रैल 2025 आते आते 1,01,000 तक हो चुकी है। यानी यहाँ पे भी हम अगर सिल्वर के प्राइस में ग्रोथ देखें तो वो ऑलमोस्ट 38% के आसपास है। गोल्ड के और सिल्वर के इसी प्राइस को अगर हम निफ्टी के साथ कंपेयर करें तो हमें क्या दिखता है? सेम पीरियड अप्रैल 2023 से लेके अप्रैल 2025 के लिए अगर हम निफ्टी पे नज़र देते हैं तो निफ्टी में जो हमें ग्रोथ नज़र आती है वो ऑलमोस्ट 35% की नज़र आती है। अगर समराइज करने जाए तो गोल्ड में हमें अप्रैल 2023 से अप्रैल 2025 में जो ग्रोथ दिखी वो 65% की है। सिल्वर में अगर इसी पीरियड की ग्रोथ देखें तो वो हमें 38% की नज़र आ रही है, और सेम पीरियड में यानी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में हम निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी की जो ग्रोथ है वो हमें 35% की नज़र आ रही है। यानी हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि गोल्ड ने स्टॉक मार्केट को काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया हुआ है। और अगर यही पे सिल्वर को अगर हम स्टॉक मार्केट से या निफ्टी से कंपेयर करें तो ये नज़र आता है कि सिल्वर ने ऑलमोस्ट निफ्टी के बराबर ही रिटर्न दिए हुए हैं। मतलब गोल्ड ने स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। और ऐसे सिचुएशन में क्या सिल्वर हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बन रहा है? लेकिन ये कंक्लूजन में पहुंचने से पहले हम सिल्वर का हिस्ट्री परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। सिल्वर का जो चार्ट हमें हिस्टोरिकली क्या बता रहा है वहाँ पे नज़र देते हैं। ये चार्ट सिल्वर का डॉलर के साथ परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर 2004 के पहले का हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो जुलाई 2004 से पहले एक स्टैग्नेंट लेवल पे सिल्वर का परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन जुलाई 2004 के बाद सिल्वर में एक अच्छा खासी ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आ रही है, और ये परफॉर्मेंस 2007-2008 तक कंटिन्यू रहा। उसके बाद 2007-2008 में यहाँ पे हमें करेक्शन ज़रूर देखने मिला, लेकिन ये करेक्शन के बाद 2011 तक एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस सिल्वर ने दिया हुआ नज़र आता है, और उसके बाद फिर से एक बार करेक्शन देखने मिला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिल्वर ने जो भी हाई परफॉर्मेंस दिया है वो तो एक 7, 8, 10 सालों तक कंटिन्यू रहा है।
अगर हम 2011 का सिल्वर का टॉप देखें तो उसके बाद जो उसने निगेटिव परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद फिर 2015 से लेके 2021 तक वो एक स्टैग्नेंट लेवल पे ही हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। 2021 के बाद यहीं पे एक करेक्शन आने के बाद 2022 जब भी आ रहा है, उसके बाद अभी सिल्वर में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने मिल रही है। अगर हम और भी क्लोज जाके यहाँ पे देखेंगे तो जैसे हम टेक्निकल चार्ट में बोलते हैं, वैसे अभी यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल नजर आ रहा है। ये असेंडिंग चैनल आने वाले समय में भी हमें ये सिल्वर के प्राइसेस में ग्रोथ हो सकती है, यही इंडिकेशन देता है। अभी ये तो हो गए टेक्निकल चार्ट्स के पैरामीटर्स, लेकिन इसके साथ अभी हम थोड़ा इसके डिमांड और सप्लाई पे भी नज़र देते हैं। जब भी हम डिमांड एंड सप्लाई पे नज़र देंगे तभी एक्चुअली हमें समझ आएगा कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके वजह से सिल्वर में अभी एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन रही है। अभी किसी नॉर्मल पर्सन को पूछा जाए कि सिल्वर का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, तो उसका जो रेगुलर जवाब होगा वो तो एक ज्वेलरी के लिए और दूसरा जो बर्तन बनाए या फिर जो एक्सेसरीज बनाते हैं उसके लिए। लेकिन इसके अलावा भी सिल्वर के काफ़ी सारे यूज़ है जिसको हम अनदेखा कर देते हैं, और वहीं पे अभी हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। और ये हमें अगर डेटा के अनुसार चेक करना है तो उसके लिए हम सीधे ये चार्ट पे नज़र देते हैं। ये चार्ट मतलब सिल्वर इंस्टीट्यूट का ही डेटा है। चार्ट को बहुत डीप डाउन न करते हुए केवल हम इसके डिमांड और सप्लाई के जो डिजिट्स है वहाँ पे ध्यान दें तो भी काफ़ी सारा पिक्चर हमारे लिए क्लियर हो जाता है। एक चलो इसके सप्लाई पे हम नज़र दें तो हमें समझ में आ रहा है कि जो इसका सप्लाई है वो सालों साल कांस्टेंट रह रहा है। 2015 से लेके 2023-2024 तक हम देखें तो जो सप्लाई है वो हमें कांस्टेंट ही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम डिमांड पे नज़र दें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिल्वर की डिमांड जो 2021 तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी, वही डिमांड 2022 से अचानक से बढ़ते हुए नज़र आ रही है। और इसी वजह से जैसे डिमांड और सप्लाई का रूल काम करता है कि अगर समझो सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ते जा रही है तो यहाँ पे जो सिंपल इकोनॉमिक्स है उसके अनुसार भी जो भी ये कमोडिटी है उसके प्राइस में आने वाले समय में ग्रोथ होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। लेकिन ये सिल्वर की ग्रोथ आ कहाँ से रही है? क्या अचानक से जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स जो गहने बनते हैं वो बढ़ गए हैं, या फिर क्या जो आर्टिकल्स बनते हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है? ये सच नहीं है। डेटा हमें क्या बताता है, अगर 2024 में जितने भी ज्वेलरी बनी है तो वो केवल 17% के सिल्वर से बनी हुई है। उसके बाद जो भी सिल्वर वेयर्स है उनको बनाने के लिए 4% सिल्वर यूज हुआ है। तो फिर तकरीबन जो उसके बाद ऑलमोस्ट 75% का सिल्वर है वो कहाँ पे यूज हुआ है? तो वो आ रहा है इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट से। सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स हो या फिर बैटरीज हो या फिर ई व्हीकल्स हो या फिर सोलर पैनल्स हो, यहाँ पे सिल्वर का बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रहा है। इसके पहले भी इंडस्ट्री में सिल्वर ज़रूर यूज़ किया जा रहा था, लेकिन 2022 से अगर आप देखोगे तो चार्ट से भी हमें नज़र आता है 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स के साथ इंडस्ट्री जो रिक्वायरमेंट है वो हमें बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आई हुई है। तो इसी तरीके से जो भी अभी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ऑटोमोबाइल्स, बियरिंग्स, सोल्डरिंग्स, 5G टेक्नोलॉजी, फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल यूजेस, ये सभी में अभी सिल्वर का जो यूजेस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले समय में ये इंडस्ट्री में जो भी सिल्वर का यूसेज है वो बढ़ता ही जाएगा। अगर एग्जांपल के लिए हम ई व्हीकल भी लेते हैं तो उसके सेमीकंडक्टर कंट्रोल सिस्टम हुआ, उसकी बैटरीज हुई, या फिर उसके चार्जिंग के लिए जो भी यूनिट है उनका हुआ, वो सब में सिल्वर की ज़्यादा डिमांड है क्योंकि सिल्वर एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ये सब बात हो गई सिल्वर की डिमांड की, यानी डिमांड सप्लाई के हिसाब से तो सिल्वर में आने वाले समय में ग्रोथ देखी जा ही सकती है। लेकिन फिर अभी क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है? वो देखने के लिए हमें सिल्वर को गोल्ड के साथ कंपेयर करना होगा। अगर सिल्वर और गोल्ड इनको आपस में कंपेयर करना है और कौन अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है वो समझना है, तो उसके लिए एक रेशो हमारी मदद करेगी।
और वो रेशो है गोल्ड टू सिल्वर रेशो। यहाँ पे अगर हम गोल्ड की जो करंट प्राइस है उसको सिल्वर की जो करंट प्राइस है उससे डिवाइड करें तो जो वैल्यू हमें मिलेगी, ये वैल्यू हमें गोल्ड या सिल्वर अंडर वैल्यूड है वो समझने में मदद करेगी। ये वैल्यू हमेशा ये एक्सपेक्टेड रहती है कि 50 टू 70 के बीच में रहे, लेकिन अभी अगर हम देखे जाए तो ये वैल्यू तकरीबन 99 तक पहुंच चुकी है। यानी कि अभी गोल्ड यहाँ पे एक ओवर वैल्यूड हो चुका है, ऐसा हम अंदाज़ा ज़रूर बना सकते हैं। और गोल्ड के कंपेयर में सिल्वर अभी अंडर वैल्यूड है ये बोल सकते हैं। ये रेशो को अभी फिर से उसकी जो एवरेज वैल्यू है 50-70 यहाँ पे आना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, एक तो जो गोल्ड की प्राइजेस है उसको और डाउन होना पड़ेगा, या फिर जो सिल्वर की प्राइजेस है उनको और भी ग्रोथ दिखानी होगी। अगर फिलहाल की गोल्ड की हिस्ट्री देखें तो उसने हमेशा ग्रोथ ही दिखाई है, यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ है ऐसा अभी तक नज़र नहीं आया है। तो ऐसे सिचुएशन में ये रेशो को मेंटेन करने के लिए एक चीज़ हो सकती है कि आने वाले समय में सिल्वर में हम एक अच्छी खासी ग्रोथ ज़रूर देख सकते हैं। तो ऐसे में ये रेशो के अनुसार तो अभी सिल्वर में एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती हुई हमें नज़र आ रही है। अभी ये सब एनालिसिस के बाद समझो किसी को सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो फिर उसके पास दो मेजर ऑप्शन नज़र आते हैं, एक तो फिजिकल सिल्वर खरीद ले या फिर दूसरा ETF का ऑप्शन। समझो कोई फिजिकल सिल्वर खरीदने का ऑप्शन चूज कर लेता है तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। समझो अगर हम सिल्वर फिजिकली खरीदते हैं तो हमें जो भी उसके चार्जेस है उसके ऊपर GST तो देना ही है, साथ ही में मेकिंग चार्जेस भी होंगे वो हमें यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अभी ये सब होने के बाद समझो हम सिल्वर हमारे पास लेके भी आए तो उसे मेंटेन करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें कुछ अमाउंट ज़रूर रेडी रखनी होगी। और सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो समय के साथ ब्लैकिश भी होता जाता है, तो उसे मेंटेन पॉलिश रखने के लिए भी हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे लेने होंगे। और ये सब होने के बाद समझो जब भी हमें हमारी इन्वेस्टमेंट रिडीम करनी है, विड्रॉ करनी है, और अगर ये फिजिकल सिल्वर हम बाजार में बेचने जाते हैं तो भी वो उसके रियल वैल्यू के अनुसार नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ न कुछ डिक्रीज्ड वैल्यू के साथ ही हमें उसे मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो ये सब फिजिकल गोल्ड के ड्रॉबैक्स को अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास और एक दूसरा ऑप्शन भी है, और वो है सिल्वर ETF का, यानी सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोले तो ये क्या मार्केट में अभी 15-20 साल से है ऐसी बात नहीं है। रादर 2021 में ही सेबी ने सिल्वर ETF मार्केट में लॉन्च किए हैं, मतलब अभी तकरीबन 4-5 साल ही हुए हैं जब से ये मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो ऐसे में अभी हमारे पास ETF के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, उनके ऊपर हम एक नज़र देते हैं और देखते हैं हमारे लिए कौन सा ETF सही हो सकता है। अगर ETF के बारे में बात करें तो जो भी फिजिकल सिल्वर के बारे में हमने बात की वो सब तो यहाँ पे लागू होगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अदर पैरामीटर्स है जिनको ध्यान में देते हुए हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए ETF चूज करना होगा। एक बार कौन से ETF है जो हमारे लिए सही हो सकते हैं उनको देखते हैं। ये कुछ टॉप के ETF है जो अभी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर हम वॉल्यूम के अनुसार यहाँ पे देखें तो निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF है जो हमें टॉप पे नज़र आता है। उसके बाद फिर ICICI प्रूडेंशियल ETF नज़र आता है। देखो वॉल्यूम के अनुसार इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो हमें जब भी सिल्वर का ETF बेचना हो तो यहाँ पे बायर्स या सेलर्स अवेलेबल होना ज़रूरी है, और ज़्यादा वॉल्यूम हमें यही बताता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी रहेगी, बहुत सारे लोग उसे खरीदने या बेचने के लिए रेडी रहेंगे। तो ये तो हो गई एक बात, लेकिन क्या ज़्यादा वॉल्यूम है तो ही हमें उस ETF के साथ जाना चाहिए? तो वैसा भी नहीं है। अगर देखा जाए तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है और वो है एक्सपेंस रेशो का। यहाँ पे हम देख सकते हैं हर एक ETF का थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ एक्सपेंस रेशो है। अगर लोएस्ट एक्सपेंस रेशो हम देखे जाए तो फिर आदित्य BSL सिल्वर ETF है जिसका एक्सपेंस रेशो हमें कम नज़र आता है। इसका अगर वॉल्यूम भी देखें तो एक मॉडरेट लेवल पे वॉल्यूम हमें नज़र आता है, तो फिर इसके बारे में हम इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। लेकिन इसके साथ और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे हमें नज़र देने की काफ़ी ज़रूरी है, और वो है ETF से मिलने वाला रिटर्न।
अगर रिटर्न पे हम नज़र दें तो ऑलमोस्ट सभी के रिटर्न है वो 17-16 के आसपास ही है। तो फिर एक्सपेंस रेशो, वॉल्यूम और रिटर्न इनको देखते हुए कोई अगर ट्रेड ऑफ के साथ हमें ETF चूज़ करना है तो हम ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF हुआ या फिर आदित्य BSL सिल्वर ETF हुआ, इनके बारे में इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। तो ये जो भी ETF हमने अभी डिस्कस किए वो कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज से थे। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ डिसीजन लेने जा रहे हो तो खुद का एनालिसिस ज़रूर करें, आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की राय भी ज़रूर लें। आज का जो भी सिल्वर का एनालिसिस हमने किया वो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है, फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्टमेंट सही होगी या ETF, वो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो। साथ ही में अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा इम्पोर्टेंट लगता है जहाँ पे मैं वीडियो बना सकता हूँ तो वो भी सजेस्ट करें। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंस अपडेट हो, इसके रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सिंगल लाइक या थैंक यू वो भी काफ़ी मोटिवेशनल होता है। नेक्स्ट मिलते हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।